नमस्कार। संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राग बागेश्वरी का शास्त्रीय परिचय। प्लस टू क्लास के म्यूजिक के फर्स्ट टर्म के सिलेबस में दो राग हैं, राग भैरव और राग बागेश्वरी। राग भैरव पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और आज बारी है राग बागेश्वरी की। और परिचय भी इस तरह से कि आप केवल एक दोहा याद करेंगे और राग का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय आपके टिप्स पर होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आपकी स्क्रीन पर है राग बागेश्वरी को याद करने की मतलब दोहा। द्वितीय प्रहरनिशि काफी के संग मासा संवादिमान, आरोहण में रेपा वर्जित कर बागेश्वरी पहचान। ये दोहा आप याद कर लें। और अब हम करेंगे इस दोहे की व्याख्या। इस दोहे के आधार पर राग का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है थाट की। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है, तो हमें ये बताना है कि राग बागेश्वरी कौन से थाट से उत्पन्न हुआ है। और आंसर है दोहे के बीच में। काफी शब्द आया है, मतलब यह राग काफी थाट से उत्पन्न हुआ है। इसके बाद हमें इसके स्वर बताने हैं। अगर आपको सभी थाट और उनका स्वरूप याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल होते हैं, इसलिए इस राग में भी गा और नी स्वर कोमल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्जित स्वर, अर्थात वे स्वर जिनके प्रयोग को लेकर इस राग में मनाही है। अगर आप दोहे की दूसरी लाइन देखें तो आरोहण में रे पा वर्जित कर, मतलब राग के आरोह में ऋषभ और पंचम वर्जित हैं, अर्थात इनका प्रयोग आरोह में नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमें राग की जाति बतानी है। पूरे दोहे में राग के अवरोह के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अर्थात इसके अवरोह में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। और आरोह का हमें पता चल ही गया है कि दो स्वर वर्जित हैं, तो राग की जाति होगी औडव संपूर्ण। राग की जातियों के बारे में मैंने एक अलग ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेंगे तो आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। उसके बाद हमें वादी और संवादी स्वर बताने हैं। और राग के दोहे में बताया गया है मा सा संवादी मान। इसमें से माँ पहले है और सा बाद में है, तो जो पहले है वो वादी है, जो बाद में है वो संवादी है, अर्थात वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज। इसके बाद हमें बताना है इसका अंग क्या है। किसी भी राग का अंग कैसे ज्ञात किया जाता है, यह जानने के लिए आप रागों के समय सिद्धांत से संबंधित ट्यूटोरियल देखें, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और राग का वादी स्वर मध्यम है, इसलिए इस राग का अंग बनता है पूर्वांग, मतलब यह एक पूर्वांगवादी राग है। इसके बाद हमें इस राग की प्रकृति बतानी है। हालांकि दोहे से आपको प्रकृति का पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके लिए याद करना बहुत आसान है। आपके पास दो ही राग हैं और दोनों की प्रकृति गंभीर है। तो इस राग की प्रकृति गंभीर है, और अगर प्रकृति गंभीर होती है तो उसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना आदि सभी गाए जा सकते हैं। ये सभी जिनका मैंने नाम लिया, ये संगीत की अलग अलग गायन शैलियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग है समप्राकृतिक राग। राग बागेश्वरी से मिलता जुलता राग हमें बताना है, और वो है राग भीमपलासी। इसके बाद है न्यास के स्वर। जिन स्वरों पर विशेष ठहराव किया जाता है उन्हें न्यास के स्वर कहते हैं। इस राग के न्यास के स्वर हैं सा, गा, माधा। और नेक्स्ट पॉइंट है विशेष। इस राग के बारे में अन्य कोई विशेष बात अगर रह गई है तो वो हम यहाँ बता सकते हैं। इस राग की जाति के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संपूर्ण संपूर्ण, कुछ षाडव संपूर्ण, परंतु अधिकांश विद्वान इसे औडव संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। राग के आरोह में दो स्वर वर्जित हैं, इसलिए हम भी इसकी जाति औडव संपूर्ण ही मानते हैं। इसके बाद है राग का आरोह। जैसा कि आप जानते हैं राग के आरोह में रे और पा ये दोनों स्वर वर्जित हैं, तो आप इन दोनों स्वरों को नहीं लिखेंगे। तो आरोह बनेगा मंद सप्तक के निषाद से शुरू होकर नी सा गामा धा नी सा। और अवरोह में क्योंकि कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, इसलिए आप सभी स्वरों का प्रयोग करेंगे सानी धामा पाधा गामा गारे सा। और पकड़ आपको अलग से याद करनी होगी धानी सामा माधा निधा मागा रेसा। ये इस राग की पकड़ है। और क्योंकि राग बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जहां पर भी आप गंधार और निषाद देखें उसे तुरंत कोमल कर दें। तो ये था राग बागेश्वरी का परिचय। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।